नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। तो आज हमारे पास लियोनिद लियोनोव के उपन्यास द बैजर्स से निकली एक गजब की कहानी है, क्रुद्ध कलावत की कथा। हाँ, और मजेदार बात यह है कि इसे किसी गुरिल्ला सेनानी ने सुनाया था, आग के पास। जैसे कोई पुरानी लोक कथा चलती है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी। बिल्कुल। और कहानी है एक राजा के बेटे की, जिसे हर चीज गिनने नापने का जुनून सा हो जाता है। तो आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या छुपा है। जरूर। कहानी शुरू होती है पुराने जमाने में। कहते हैं जब हवा ज्यादा साफ थी। एक राजा था, थोड़ा ऊब जाता था शायद। हाँ, ऐसा होता था। उसका बेटा हुआ जो बड़ा होशियार निकला। 9 साल की उम्र में ही उसने पिता से कहा, पिताजी ये राजपाट में सब गड़बड़ है, अस्त व्यस्त है। अच्छा, 9 साल की उम्र में? हाँ, बोला कि उसे हर घास का तिनका, हर पेड़, हर मछली, यहाँ तक कि हर तारा गिनना है। बाप रे, हर चीज। और यहीं से मामला दिलचस्प हो जाता है। वो लड़का कहता है कि एक विज्ञान है, इयोमेट्री। इयोमेट्री? हाँ, इयोमेट्री। और बोला कि सबको उसी के हिसाब से जीना चाहिए। सोचिए, पूरी दुनिया को सिर्फ नंबरों और गिनती में देखना। वाह, अजीब सोच है। तो फिर क्या किया उसने? तो वो निकल गया, 11 साल के लिए पहाड़ों में चला गया, यही इयोमेट्री सीखने। 11 साल? हाँ, और जब 20 साल की उम्र में लौटा तो अपना नाम बदल लिया, रखा कलाफत। कलाफत? इसका मतलब निकाला उसने, मैं हर चीज की जड़ तक पहुंच जाऊंगा। और आते ही पिता को रिटायर कर दिया, बोला अब राज मैं चलाऊंगा। वाह, सत्ता पर कब्जा, वो भी इयोमेट्री के नाम पर। बिल्कुल, उसका मकसद था पूरी तरह से व्यवस्था लाना, हर चीज का संख्यात्मक मानीकरण, हर चीज गिनी जाए, नापी जाए। लेकिन कहानी कहती है कि पहले लोग खुश थे। हाँ, वही तो, पुराने लोग संतुष्ट थे। जैसा कहा गया है, हमने पेट भर खाया और चैन से सोए। उन्हें इस गिनती नाप की जरूरत नहीं थी। तो इस नई इयोमेट्री वाली व्यवस्था का नतीजा क्या हुआ? नतीजा? कहानी कहती है आसपास की हर चीज बीमार पड़ गई, यहाँ तक कि भालुओं को पासपोर्ट दे दिए गए। क्या? भालुओं को पासपोर्ट? हाँ, और वो बेचारे कंफ्यूज हो गए कि वो इंसान है या जानवर। ये दिखाता है कि कैसे जरूरत से ज्यादा नियंत्रण, वो भी इतना बेतुका चीजों को बिगाड़ देता है। ये तो सच में अजीब है। और फिर उसका वो बड़ा आइडिया आया, मीनार वाला। हाँ, वही। कलाफत ने फैसला किया कि वो आसमान तक एक मीनार बनाएगा। आसमान तक? क्यों? ताकि वो ऊपर से नजारा देख सके, सब पर नजर रख सके। हाँ। और सितारों को भी ब्रांड कर सके है? मतलब गिन सके। सितारों को गिनना, ये तो हद ही हो गई। बिल्कुल, ये उसकी महत्वाकांक्षा, उसके अभिमान का प्रतीक है। शायद एक तरह का पागलपन भी। रास्ते में उसे कोई मिला भी था ना? हाँ, कोई बूढ़ा आदमी। हाँ। कोई बूढ़ा जंगलवासी मिला। उसने कलाफत को समझाया भी, कहा कि ये सब छोड़ो, शांति से जियो, ऊपर जाने के और भी तरीके हैं। और उसने चेतावनी भी दी थी, कुछ जू वगैरह की। सही कहा। बूढ़े ने चेताया, तुम पहाड़ जितने बड़े होगे और जू आधा पहाड़ जितनी होगी, वो तुम्हें और ज्यादा खाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे जैसे तुम्हारी ताकत, तुम्हारा ये प्रोजेक्ट बढ़ेगा, तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारी परेशानियां भी उतनी ही बड़ी होती जाएंगी। पर कलाफत कहाँ सुनने वाला था। उसने क्या कहा? उसने बूढ़े को मूर्ख समझकर नजरअंदाज कर दिया। क्यों? क्योंकि वो बूढ़ा इयोमेट्री नहीं जानता था। अपनी धुन में था वो तो। पर यही कलाफत की सबसे बड़ी भूल दिखती है। वो बूढ़ा असल में प्रकृति का ज्ञान था, संतुलन की आवाज थी, जिसे कलाफत ने अपनी किताबी इयोमेट्री के अहंकार में सुना ही नहीं। और फिर मीनार बननी शुरू हुई। हाँ, और मीनार के साथ साथ सब कुछ अजीब तरह से फूलने लगा। आदमी फूलने लगे ताकत और गुस्से से, पेड़ फूलने लगे गर्व से, रात दिन से दुगनी हो गई। ये कैसा फूलना हुआ? ये अनियंत्रित विकास, अनियंत्रित परिणामों का प्रतीक है। सब कुछ बिगड़ रहा था संतुलन से। और साथ ही कहानी कहती है जमीन धोखेबाजों से भर गई। हर ईंट के साथ एक धोखेबाज पैदा हो गया। ये तो व्यवस्था लाने चला था और अव्यवस्था फैल गई। बिल्कुल। 20 साल लगे मीनार बनाने में, और कहानी कहती है ये हमारे लिए 20 सदियां हैं। मीनार आसमान तक पहुंच गई। आखिर पहुंच गई? हाँ, लेकिन तभी मुख्य मिस्त्री ने कहा बस, अब और ऊपर नहीं जा सकते, दुनिया की छत आ गई है और धूप बहुत तेज है। तो खिलाफत चढ़ा उस पे? वसंत में तैयारी हुई और उसने दरवाजे बंद कर दिए ताकि आम लोग पीछे ना आ सकें, सिर्फ वो और उसके खास लोग। अच्छा,
अकेले चढ़ना चाहता था। हाँ, और वो 5 साल तक चढ़ता रहा। 5 साल। और जब वो आखिर में चोटी पर पहुंचा, तो उसने देखा कि वो जरा भी ऊपर नहीं उठा है। क्या मतलब? मतलब जैसे जैसे मीनार ऊपर उठती गई, वो अपने ही वजन से जमीन में धंसती गई। अरे, तो जितनी मेहनत ऊपर जाने की उतनी नीचे धंसने में लग गई। क्या कमाल की विडंबना है ना? सारी मेहनत बेकार। और इसी बीच नीचे क्या हुआ? क्या हुआ? प्रकृति ने अपना काम कर दिया था। कलाफत के बनाए सारे पासपोर्ट फेंक दिए गए थे। जंगल फिर से गा रहे थे, लोमड़ियां दौड़ रही थीं, खेत खिल रहे थे। मतलब कलाफत और उसके सारे काम व्यर्थ हो गए? पूरी तरह से व्यर्थ, अप्रासंगिक, जैसे वो कभी था ही नहीं। तो इस कहानी का असली मतलब क्या निकलता है? क्या ये सिर्फ ये है कि भाई प्रकृति से पंगा नहीं लेना चाहिए? वो तो है ही, लेकिन शायद उससे भी गहरा कुछ है। ये कहानी अत्यधिक नियंत्रण, हर चीज को नापने, हर चीज को एक सिस्टम में फिट करने की जो इंसानी इच्छा है ना, उसकी सीमाओं को दिखाती है। ये दिखाती है कि ऐसी कठोर व्यवस्थाएं जो जीवन की जटिलता और उसकी आत्मा को नहीं समझती, वो आखिर में आत्म पराजयी हो जाती है। कहानी में वो डिटेल्स भी कमाल की हैं, वो पासपोर्ट वाले भालू या वो 5 पाउंड की जूं वाली बात। कल्पना ऐसी कि वो बेटुकापन एकदम साफ दिखे। सही कहा, वो ज्वलन कल्पना ही कहानी को इतना यादगार बनाती है। तो संक्षेप में, कलाफत की कहानी नियंत्रण की मानवीय इच्छा और प्रकृति के जो अपनी एक स्थायी शक्ति है, उसकी जो अपनी एक लय है, उसके बीच के तनाव को दर्शाती है। और ये हमें सोचने में मजबूर करती है आज के दौर में भी। बिल्कुल, ये सवाल उठाती है कि उन व्यवस्थाओं का क्या होता है जो हर चीज को मापने और नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन जीवन के उस सार को भूल जाती हैं जिसे मापा नहीं जा सकता। या ये सोचिए कि ये प्राचीन कथा आज जब हम डेटा, एल्गोरिदम, टेक्नोलॉजी से दुनिया को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कैसे गूंजती है। क्या हम भी किसी नए तरह की इयोमेट्री के चक्कर में तो नहीं पड़ रहे? ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरा सवाल। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।